हमारे लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड लेक्चर रेस्पिरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले बेसिकली हमें इसमें क्या पढ़ना है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है। कई बच्चे रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग ही समझने लगते हैं, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग होती है द इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं, अंदर लेना सांस को और उसको बाहर निकालना, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग, जो हम लंग्स के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग है। और रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखिए हम खाना खाते हैं, हमने लास्ट पार्ट तक न्यूट्रिशन पढ़ा था। उसके बाद जो हमने खाना खाया है उसमें से एटीपी को अलग निकालना, यानी कि एनर्जी को निकालना, खाने में से एनर्जी किस तरीके से टूटेगी, वो होता है रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बेसिक डिफरेंस समझ में आया। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फिनोमिना ब्रीदिंग का, कि ब्रीदिंग किस तरीके से होती है। देखिए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके के हमारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिससे कि वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें कुछ अलग तरीके के ऑर्गन्स मिलते हैं। हम जो है यानी कि ह्यूमंस, हमारे अंदर अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर प्रेजेंट है लंग्स। पूरा हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, उसके अंदर लंग्स के थ्रू लंग्स में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। सिमिलरली जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उनके अंदर होते हैं गिल्स। और कई एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग क्या करता है? कई बार अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग करता है। क्या करता है? वो स्किन से अपने बाहर की ऑक्सीजन को लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास किस तरीके से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि हमारा फ्रॉग है, तो फ्रॉग के अंदर क्या है? फ्रॉग करता है स्किन के थ्रू हमारा ब्रीदिंग। स्किन के थ्रू ब्रीदिंग मतलब उसकी जो स्किन होती है ना, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। इन होल्स में से वो डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है और अंदर की साइड जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो क्या पढ़ा है हमने कि जो ऑक्सीजन या फिर जो भी सब्सटेंस होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, जिसको डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है? फ्रॉग अपने अंदर स्किन के थ्रू क्या करता है? ब्रीदिंग करता है। बात समझ में आई? अब वही जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिश के पास क्या होता है? गिल्स होते हैं। गिल्स पे क्या करते हैं? जैसे कि हमारे क्या होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है उसको हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। अब फिश क्या करती है? फिश अपने माउथ के थ्रू पूरा का पूरा पानी अपने अंदर ले लेती है, और पानी जब पूरा अंदर चला गया तो गिल्स में वो क्या करती है? उस पानी के थ्रू प्रेशर लगाती है, पानी को प्रेशर के साथ गिल्स में से पास करवाती है। पानी जब प्रेशर के साथ गिल्स में से पास होता है तो उसमें ऑक्सीजन अलग हो जाती है जो कि ब्लड में मिक्स हो जाती है, और पानी ओपर्कुलम के थ्रू हमारा बाहर चला जाता है। यानी कि गिल्स का काम क्या है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वाटर में से अलग कराना। सिमिलरली अगर हम देखें ह्यूमंस में प्रेजेंट है हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि उसमें लंग्स जो इंपॉर्टेंट है। लंग्स प्रेजेंट है, हम लंग्स के थ्रू क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, गैस को अंदर ले रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। हमारे अंदर प्रेजेंट है लंग्स। अब देखिए, कुछ क्या होता है, कुछ जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बहुत छोटा मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है या फिर कुछ छोटे प्लांट्स हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें डिफ्यूजन के थ्रू हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीदिंग की जा सकती है। यानी कि वो अपनी स्किन के थ्रू ले सकते हैं, या पूरी बॉडी में एक सिस्टम की जरूरत नहीं है उसको ऑक्सीजन को दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे से प्लांट्स हैं। लेकिन हम बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम सिर्फ स्किन से डिफ्यूजन करेंगे तो वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के लिए नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स भी तो हैं। स्किन के आउटर लेयर में तो मैं ऑक्सीजन ले लूंगी डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन जो मेरे इनर पार्ट्स हैं, इनके अंदर बोन्स हैं, अंदर मेरे जो अंदर के टिश्यूज हैं, उनको किस तरीके से ऑक्सीजन मिलेगी? तो इसीलिए हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है। ठीक है, वो क्या काम होता है? अब ऑक्सीजन हमने यहाँ पर तो ले ली लंग्स में,
लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन आ जाती है। अब ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की सेल्स तक लेकर के जाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है, लंग्स में से ऑक्सीजन को उठाएगा और पूरी बॉडी ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन को भेज देता है। अब ब्लड में ऐसा क्या होता है, ब्लड में होता है एक पिगमेंट, ब्लड में होता है एक पिगमेंट, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। तो एक बात, ये बात तो समझ आई। देखो हम बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए हमारे अंदर क्या है, डिफ्यूजन काफी नहीं होता। छोटे प्लांट्स में चल सकता है, बैक्टीरियल्स वगैरह में चल सकता है, फ्रॉग में भी चल जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन हमारे अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीदिंग सफिशिएंट नहीं होती। इसलिए हमारे अंदर पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अब देखिए, ये जो हमने ऑक्सीजन ली, ये पूरी बॉडी तक कैसे पहुंचेगी, तो ये काम है ब्लड का। ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, कौन सी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। अब इसमें से जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर होता है एक पिगमेंट विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट किस कलर का होता है, पिगमेंट होता है रेड कलर का। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है रेड कलर का, और इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। अब यही सारा खेल है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चिपका लेता है, अपने साथ साथ क्या करता है, एक कैरियर की तरह काम करता है। जैसे कि एक कार क्या होती है, 3-4 लोगों को अपने साथ बिठा कर चलती है, ऐसे हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन भी एक तरीके से कैब है। ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन की कैब है। हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेगा और पूरे ब्लड में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो इस तरीके से पूरी बॉडी में चली गई। अब एक बात बताइए, ऑक्सीजन जब ऑर्गन्स में यूज कर लेंगे उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूर छोड़ेंगे। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे लंग्स तक आएगी, तो वो भी आएगी ब्लड के थ्रू। लेकिन ब्लड में अब उसे आरबीसी नहीं लेकर के आएगी, क्योंकि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को लेकर के आना। हमने देखा कि हीमोग्लोबिन को क्या है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार है। सिमिलरली वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा प्यार है। वाटर क्या करता है, जो हमारे ब्लड में वाटर होता है ना, वो मिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में हमारे पूरे ब्लड में डिसॉल्व कर रही है, पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर रही है, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगी, वाटर के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम पूरे जो हमारा ब्रीदिंग का सिस्टम है, पहले उसको समझेंगे कि हमारी बॉडी में लंग्स के थ्रू किस तरीके से काम होता है, कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि गैस जब हमारी ऑक्सीजन आ जाती है तो वो पूरी बॉडी में जाकर के फिर उससे एनर्जी किस तरीके से ऑब्टेन करी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो हमारा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने ब्रीदिंग सिस्टम जो है हमारा पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसकी लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं ऊपर से। आप कहाँ से एयर लेते हैं, एयर अपने अंदर आप कैसे लेते हैं, एयर लेते हैं आप नॉस्ट्रल्स के थ्रू। नॉस्ट्रल्स के थ्रू आप एयर को अंदर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है वो होता है हमारे नॉस्ट्रल्स। कितने होते हैं, 2 इन नंबर। ठीक है, उसके बाद जब हमने एयर अंदर ले ली नॉस्ट्रल्स के थ्रू, उसके बाद वो जाती है नेजल चैम्बर के अंदर। ये हमारा पूरा अंदर की साइड ना एक चेम्बर बना हुआ होता है जिसको बोला जाता है नेजल चैम्बर। ये देख रहे हैं, ये है हमारा नेजल चैम्बर। अब देखिए, जब नेजल चैम्बर में चली जाएगी उसके बाद एयर कहाँ जाएगी। मैंने आपको न्यूट्रिशन में भी एक बात बताई थी कि जो हमारा माउथ होता है और जो हमारा वो नेजल चैम्बर होता है उसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, कॉमन ओपनिंग होती है विच इज नोन एज फेरिंग्स। तो अब यही काम है, ये देखिए यहाँ पर दोनों एक हो गए ना, अगर कि यहाँ पे नेजल चैम्बर भी आकर के जुड़ गया और माउथ का सिस्टम भी आकर के जुड़ गया, तो इस एरिया को बोला जाता है फेरिंग्स, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद डिवाइड होते हैं हमारे फूड पाइप और विंड पाइप। फूड पाइप के थ्रू फूड चला जाता है और विंड पाइप के थ्रू हमारी क्या आ जाती है, एयर आ जाती है हमारे लंग्स में। अब देखिए, ये कुछ सिस्टम इस तरीके से है, जैसे कि फेरिंग्स है और फेरिंग्स फर्दर डिवाइड हो जाएगा फूड पाइप में
यहाँ सॉरी यहाँ है हमारा विंड पाइप और यहाँ है हमारा फूड पाइप। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा विंड पाइप है इसके ऊपर एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज, ये जैसे दिखा रही हूँ ना मैं यहाँ पे बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लैरिंक्स। लैरिंक्स या फिर इसी को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स के अंदर आपके होते हैं वोकल कोड्स। वोकल कोड्स का काम करवाते हैं, आप जो बोलते हो ना, एक्चुअल में हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है ना, आपको आप यहाँ पे टच करोगे तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। वाइब्रेशन क्यों महसूस होती है, हमारे यहाँ पे वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स के अंदर कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं वोकल कोड्स। इन वोकल कोड्स का काम होता है आवाज निकालना। जब ये वाइब्रेट होते हैं तो हमारी आवाज निकलती है। मैं बोल रही हूँ तो मेरा गला क्या कर रहा है, यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट क्यों कर रहा है, क्योंकि अंदर जो लैरिंग्स है उसके अंदर वोकल कोड्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है। अब ये समझिए, ये मेरा विंड पाइप था, यहाँ पे है मेरा लैरिंग्स। अब खुद सोचिए, जब आप खाना खाते हैं, आपने यहाँ से खाना लिया, क्योंकि दोनों की सिंगल ओपनिंग है, फेरिंग्स है, तो आपने यहाँ से खाना लिया। अब खाना नीचे जाएगा ऐसे, तो अब क्या हो सकता है, दोनों पाथ में है ना खाने के पास जाने के लिए, हो सकता है कि क्या हो कि हमारा खाना कहीं ना कहीं विंड पाइप में ना चला जाए। अगर हम विंड पाइप में चला गया तो वो हमारे ब्रोंकाई वगैरह में चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा, दिक्कत कर देगा हमको। तो क्या है, ये जो रास्ता है ये बंद होना जरूरी है विंड पाइप का, ताकि खाना सीधे सीधे फूड पाइप के थ्रू जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक तरीके से गेट प्रेजेंट होता है। गेट का क्या नाम होता है, गेट का नाम होता है एपिग्लॉटिस। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, गेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। देखिए, जैसे कि मेरा वॉइस बॉक्स है ना, अब वॉइस बॉक्स के ऊपर क्या होता है, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे खाना मैं खाऊंगी, मैं खाना को स्वेलो करूंगी, तो क्या होगा, वॉइस बॉक्स पे जो एपिग्लॉटिस है वो बंद हो जाएगा, ताकि क्या हो, इसके अंदर विंड पाइप के अंदर खाना ना जाए। इसका रास्ता क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और क्या है, खाना सिर्फ फूड पाइप के थ्रू जाए। इसलिए आप देखते हैं, आप खाने को जब स्वेलो करते हैं उसके साथ साथ आप ब्रीथ नहीं कर सकते। खुद ही कोशिश करके देखिए कि आप खाना खाने के साथ ब्रीथ कर सकते हो, नहीं, क्योंकि उसमें क्या रहा है, इस टाइम पे फूड जा रहा है, तो विंड पाइप जो है वो ब्लॉक हो चुका है एपिग्लॉटिस के थ्रू। एपिग्लॉटिस ने उसको ब्लॉक कर दिया है ताकि उसके अंदर खाना ना जाए। तो आप स्वेलो और ब्रीदिंग दोनों एक टाइम पर नहीं कर सकते। इसी रीजन से आपको क्या कहा जाता है कि जब आप खाना खाते हो तो उस टाइम पे आपको बोलना नहीं चाहिए। बोलना क्यों नहीं चाहिए, अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं एपिग्लॉटिस खुलेगा, क्योंकि आवाज निकालनी है लैरिंग्स के थ्रू। अगर एपिग्लॉटिस खुल गया तो खाना विंड पाइप में जा सकता है और आपको अंदर धक्का लग सकता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि कहीं एपिग्लॉटिस खुल गया तो, क्योंकि जब बोलेंगे तो एपिग्लॉटिस तो खुलेगा ही, एपिग्लॉटिस खुलेगा तो खाना हमारे विंड पाइप में जा सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। लैरिंग्स हो गया, वॉइस बॉक्स हो गया, यहाँ पे वॉइस बॉक्स के ऊपर एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब देखिए, लैरिंग्स के बाद हमारी एयर कहाँ जाती है, लैरिंग्स के बाद जाती है एक हॉलो ट्यूब के अंदर, एक हॉलो ट्यूब के अंदर विच इज नोन एज विंड पाइप। जैसे हमने फूड पाइप देखा था ना, ऐसे यहाँ पे होता है विंड पाइप, ठीक है। अब ये विंड पाइप क्या है, ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है विंड पाइप। तो क्या हो सकता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, फिर हमने जब इसको छोड़ा है, तो छोड़ने के टाइम पे क्या हो सकता है, हमारी मसल्स कोलैप्स हो सकती हैं, यानी कि हमारा हो सकता है ट्रैकिया जो ऐसे पूरा फूला रहना चाहिए, अपनी शेप में रहना चाहिए, वो अपनी शेप उसकी खराब हो सकती है जब हमने एयर को बाहर निकाला, क्योंकि क्या रहा, प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर। तो ये, ताकि ये जो विंड पाइप है ये कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए, इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कुछ कार्टिलेज के हाफ रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से, जैसे ये मेरा हमारा विंड पाइप है, तो इसके साइड में आधे आधे कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारे जो मैंने गोल गोल दिखा रखे हैं, ये हाफ होते हैं, पूरे नहीं होते। ये समझिए आधा सर्कल काट काट के ऐसे लगा दिया आपने बहुत सारे लाइनिंग्स में। तो ये जो रिंग दिखा रखी है, ये है कार्टिलेज रिंग्स। इनका काम क्या होता है, इनका काम है आपके जो आपका विंड पाइप है उसको कोलैप्स होने से रोकना, ठीक है। अब देखिए,
ये जो एक विंड पाइप था, आगे जाकर के दो विंड पाइप में अलग अलग, दोनों लंग्स के लिए दो विंड पाइप में ये खुल गए। ठीक है, विंड पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये जो दो पार्ट्स देख रहे हैं इसको आप बोलते हैं ब्रोंकाई। दोनों को मिलाकर के बोला जाता है ब्रोंकाई, और सिंगल होता है ब्रोंकस। तो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए ब्रोंकाई। ठीक है, अब देखिए ब्रोंकाई किस में खुल रहे हैं, ब्रोंकाई खुल रहे हैं दोनों लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स कैसे होते हैं, लंग्स होते हैं हमारे बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं एक तरीके से, और किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। इसके साइड में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इनके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो इधर वाला देखिए, इधर वाला जो होता है ना, अब आप इधर देखिए, ये वाला कौन सा है, ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये वाला लंग कौन सा हो गया, लेफ्ट लंग, लेफ्ट वाला। और ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया राइट लंग। अब देखिए ये जो ब्रोंकाई हमने देखे, ये ब्रोंकाई भी क्या करते हैं, आगे जाकर के फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं इस तरीके से, और इन पार्ट्स को बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। बड़े वाले ब्रोंकाई और छोटे वाले ब्रोंकियोल्स। तो जो हमने छोटा पार्ट देखा ये क्या है, ये है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ये भी क्या है, ये भी हॉलो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है। अब एयर कहां से आई थी, एयर आई थी ना यहाँ पे हमारे विंड पाइप के पास, विंड पाइप से फिर गई ब्रोंकाई में, अब ब्रोंकाई से किस में जाएगी, ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स के एंड पर प्रेजेंट होते हैं कुछ बैलून जैसे स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है ना, इससे आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे प्रेजेंट है, इसके ऊपर सब जगह ऐसे गुच्छे गुच्छे होते हैं, गोले गोले बहुत सारे बैलून जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बैलून जैसे स्ट्रक्चर मैंने दिखाए हैं इनको बोला जाता है एल्वियोलाई। अब ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, ये काम करने एल्वियोला का काम है, यानी कि गैस को एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से लेना और उसको ऑक्सीजन देना, ये काम है एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। ठीक है, अब देखते हैं एल्वियोलाई किस तरीके से काम करता है। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बड़ा डायग्राम बना लेती हूँ एल्वियोलाई का। ये मेरी एक एल्वियोलाई मैंने बनाई है। अब एल्वियोलाई जो होती है उसके आसपास बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी पतली पतली बहुत ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो इसके आसपास क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो मैंने एक दिखाई है इसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, इन ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। ये जो इसमें ब्लड है अभी यहाँ पर, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हमने इनहेल किया यानी कि सांस ली थी, तब इसके अंदर क्या आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। एल्वियोलाई के अंदर भर जाती है ऑक्सीजन, सारे में ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिनोमिना होता है डिफ्यूजन का। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, अब हमने पढ़ा है कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से कहा जाता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव करते हैं। तो ऑक्सीजन कहां पर जाता है, ऑक्सीजन है एल्वियोलाई में जाता। तो एल्वियोलाई से क्या होता है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड की तरफ मूव कर जाती है थ्रू डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन क्या मूव करेगी, इनटू द ब्लड। और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एल्वियोलाई में कम है, क्योंकि एनवायरमेंट से जो हमने एयर लिया उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। लेकिन जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वो पूरी बॉडी से लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन मींस ब्लड वेसल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एल्वियोलाई में चला जाएगा। आपने देखा अब क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, गैसेस क्या हो गई, पलट गई, अंदर ब्लड में ऑक्सीजन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली गई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में वापस वही होगा, लंग्स प्रेशर लगाएंगे और हम इसको क्या कर देंगे, बाहर की साइड छोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब एक बार दोबारा देखिए, एयर कहां से स्टार्ट हुई थी, एयर आई थी नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल से किस में गई, नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से फिर एक कॉमन चैम्बर में गई विच इज नोन एज फेरिंग्स, फेरिंग्स से किस में जाएगी, फिर वॉइस बॉक्स में या फिर लैरिंग्स में। लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट है एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर जो उसको ओपन और क्लोज करता है विच इज नोन एज एपीग्लॉटिस। फेस क्या, लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स के बाद कहाँ आएगी, विंड पाइप में। विंड पाइप के ऊपर क्या है, कार्टिलेज के कुछ रिंग्स प्रेजेंट हैं। वो क्यों प्रेजेंट है, ताकि कोलैप्स ना हो जाए हमारा विंड पाइप। इसके बाद क्या होगा, विंड पाइप फर्दर दो पार्ट्स में टूट जाता है विच इज नोन एज ब्रोंकाई।
ब्रोंकाई भी फिर दोनों लंग्स में जाने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में और ट्यूब्यूल्स में, छोटे छोटे ट्यूब्स में टूट जाता है, विच इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? इट इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बैलून जैसे खाली स्ट्रक्चर है और इनके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि दिस इज रिच इन ब्लड वेसल्स। इसमें डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये पूरा हमने देखा कि हमारे अंदर ऑक्सीजन कैसे आती है और किस तरीके से जाती है। अब देखिए, ये जो लंग्स है ना, लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहां पर एक पतला सा मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे यहां पर काफी चौड़ा होता है। इसका नाम होता है डायफ्राम। इस डायफ्राम का क्या काम होता है? इस डायफ्राम का काम है हमारी जो चेस्ट कैविटी है, हमारे लंग्स कहाँ है? चेस्ट कैविटी के अंदर है ना। तो इस डायफ्राम का काम है चेस्ट कैविटी को बड़ा करना। वैसे नॉर्मली जो डायफ्राम है ना, ये डोम शेप में रहता है। डोम शेप में मतलब थोड़ा सा उठा हुआ इस तरीके से, ये होती है डोम शेप। ठीक है, तो ये वैसे कैसे रहता है? नॉर्मल पोजीशन इसकी कैसी है? डोम शेप की होती है, ऐसे। इसको बोला गया डोम शेप का। अब जब ये डोम शेप का होता है तो देखिए, अगर ये ऐसे उठा हुआ है तो इसमें क्या होता है? जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो छोटी हो जाती है, यानी कि उसमें स्पेस कम हो जाता है। फिर जैसे ही हम एयर लेते हैं अंदर, तो क्या होता है? चेस्ट कैविटी हमारी बड़ी होनी चाहिए ताकि लंग्स को फूलने के लिए पूरी जगह मिल सके, वो काफी एयर अपने अंदर ले सके। तो जैसे ही हम एयर को अंदर लेते हैं, ये डायफ्राम क्या होता है? ये डायफ्राम अपनी पोजीशन को ऐसे फ्लैट कर लेता है, फ्लैट हो जाता है, ताकि क्या हो? जैसे ये फ्लैट है, अब मान लीजिए ऐसे डोम शेप का था, ये बाद में क्या हो गई? इस तरीके से फ्लैट हो गया। तो इतना स्पेस फालतू आ गया ना हमारी चेस्ट कैविटी में, ताकि ज्यादा एयर अंदर की साइड आ सके। तो डायफ्राम क्या है? कुछ नहीं, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे क्या होता है? लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है और चेस्ट कैविटी को बड़ा करने में हेल्प करता है और एनलार्ज करने में हेल्प करता है हमारी। अब देखिए फिनोमेना ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। जब ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इनहेल का और एक पार्ट होता है एक्सहेल का। इनहेल मतलब अंदर की साइड हमारी एयर को लेना और एक्सहेल मतलब एयर को बाहर फेंकना। तो उसमें क्या होता है? जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स किसके अंदर है? रिब केजेस के अंदर है। तो रिब केज क्या करते हैं? आउटवर्ड मूव करते हैं। जब आप इनहेल यानी कि एयर अंदर भरते हैं तो रिब केज आगे की साइड मूव करती है, रिब केज आउटवर्ड। और जैसे आप एक्सहेल करते हैं तो रिब केज कहाँ चली जाती है? अंदर चली जाती है, इनवर्ड चली जाती है। उसके बाद डायफ्राम जो होता है, इनहेल जब हम करते हैं तो चेस्ट कैविटी को बढ़ाने के लिए फ्लैट हो जाता है और इस केस में एक्सहेल में क्या हो जाता है? वो वापस से डोम शेप का हो जाता है। चेस्ट कैविटी जो होती है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है इनहेलेशन में, यानी कि चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है ताकि लंग्स को ज्यादा स्पेस मिल सके। और एक्सहेल में यही चेस्ट कैविटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और प्रेशर जो होता है, प्रेशर हमारा क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर हमारे लंग्स के ऊपर इंक्रीज हो जाता है और एक्सहेल में क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे ब्रीदिंग खत्म होता है। अब चलते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है एनर्जी का बनना। किसके टूटने से? ग्लूकोज के टूटने से। ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है? जो रेस्पिरेशन होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। हमारी हर सेल के लिए, बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, हर सेल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन जरूरी है ताकि क्या हो सके? रेस्पिरेशन हो सके और उस सेल को एनर्जी मिल सके। ठीक है, लेकिन क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती अपने खाने को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस बेसिस पर क्या होता है? रेस्पिरेशन हमारा 3 तरीके से किया जाता है। रेस्पिरेशन के 3 टाइप्स हो जाते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन, हमें खाने को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए, तो वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एयर के प्रेजेंस में हो रहा है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर रेस्पिरेशन लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, या फिर कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है,
इसको बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और थर्ड केस होता है कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है तो लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसे में कहा जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होता है। किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, किसी ऑर्गेनिजम्स में बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और किसी ऑर्गेनिज्म कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में नहीं, ये तो हमारे अंदर भी होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तब किस तरीके से हमारा ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी बनती है वो बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि जैसा हमारे अंदर अभी चल रहा है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है। ठीक है, इसमें हाई एनर्जी होती है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इन दोनों में लो एनर्जी होती है, यानी कि इनमें कम एटीपी बनती है। एनर्जी किसकी फॉर्म में बनती है हमारी बॉडी में, एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी क्या होती है, सबसे पहले एटीपी देखते हैं। एटीपी आपने पढ़ा होगा, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनेगी, मेरी एनर्जी बनेगी। ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एनर्जी को बना सकें। एनर्जी किस फॉर्म में बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी क्या होती है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, एक मॉलिक्यूल होता है एडिनोसिन और एक मॉलिक्यूल होता है फॉस्फेट। तो ऐसा बोला जाता है कि जब एक एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, एक एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, तो उसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का काम क्या होता है, ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। किसको, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे कि आप क्या है, आपके पास पेट्रोल है ना, पेट्रोल क्या है, एक तरीके से एटीपी का काम कर रहा है। उसको क्या कर सकते हो, आपको जब भी जरूरत हो, वो फ्यूल है, आपको जब भी जरूरत होगी एनर्जी की, आप पेट्रोल को जलाएंगे, आपके पास एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी। यानी कि पेट्रोल क्या करेगा, खुद को तोड़ करके एनर्जी को रिलीज कर देगा, उसने अंदर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रखा है। तो इसी तरीके से जो एटीपी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। जब भी मेरी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये एटीपी का मॉलिक्यूल टूट जाएगा, और जैसे टूटेगा तो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करेगा। देखिए, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या होता है, ये टूटता है, ये एटीपी था, ये टूटेगा एडीपी में, यानी कि एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल और 2 डाइफॉस्फेट। इसका मतलब ये है ट्राइफॉस्फेट, ये होता है डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 होंगे फॉस्फेट, यहाँ पे 2 फॉस्फेट जुड़े हुए होंगे, एक फॉस्फेट जो है वो अलग हो जाएगा, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में अलग हो जाएगा, और इसके साथ साथ निकलेगी बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, तो एटीपी समझ में आ गया होगा। एटीपी क्या है, एक एडिनोसिन के मॉलिक्यूल के साथ जब 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़ गए तो उन्होंने क्या बनाया, एटीपी। और जब ये टूटता है तो किसमें टूटता है, एडीपी में, और फॉस्फेट के एक अलग मॉलिक्यूल में। एडीपी क्या है, एडिनोसिन के एक मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। प्लस में एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अलग हो गया, जब टूटा तो बहुत सारी क्या बन गई, एनर्जी बन गई। ठीक है, तो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है बॉडी में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, समझ में आई। आप देख लेते हैं रेस्पिरेशन मुझे 3 तरीके से हमने बताया था होता कैसे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज को लेना। मेरे पास होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये ग्लूकोज जो होता है ये पाइरुवेट में टूटता है। पाइरुवेट क्या होता है, पाइरुवेट पाइरुविक एसिड का बना हुआ होता है। पाइरुवेट में क्या होता है, 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 3 कार्बन। जैसे ग्लूकोज में देना है C6, ऐसे इसमें होता है C3। इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, बस ये याद करना है कि ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है।
पाइरुवेट कैसा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, और इसके क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, पाइरुवेट के भी 2, 2 3 6 होते हैं ना, तो 6 कार्बन के ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये स्टेप जो होता है ये तो सब में कॉमन होता है, चाहे कोई एरोबिक रेस्पिरेशन करे, एनारोबिक करे, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में करे। ये स्टेप जो है ना पाइरुवेट में बनना, ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना, ये स्टेप तो कॉमन होता है, यानी कि, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, वो कॉमन होता है सब में, इट इज अ कॉमन स्टेप, ये तो सब में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद से जो है वो पाथवे चेंज हो जाता है, पाथवे बढ़ जाता है 3 पार्ट्स में। एक हो जाता है ऑक्सीजन वाला, एक हो जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक हो जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसके आगे जाकर के पाथवे किस में टूट जाएगा, 3 में टूट जाएगा। सबसे पहले हम अपना वाला पाथवे देखते हैं, ठीक है। हमारे अंदर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज और पाइरुवेट होता है ये टूटना होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। आपने सेल देखी है ना, सेल कैसी होती है, सेल में क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, पूरी सेल में भरा हुआ होता है फ्लूइड विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाद देखिए सेल में ही एक और ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी को बनाना, ठीक है। तो सबसे पहला ये वाला जो स्टेप होता है ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना, ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है पाइरुवेट में। अब यहाँ से इसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ये जो एनर्जी बनी, पाइरुवेट बना, ये पाइरुवेट फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये जो पाइरुवेट है ये हमारा टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और 38 एटीपी में। कितनी एटीपी में, 38 एटीपी में। यानी कि हमने क्या देखा, ग्लूकोज टूटा पाइरुवेट में, पाइरुवेट फिर जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, ये तो होता है हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि हम हैं, हम हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम थोड़े वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। अब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि ईस्ट हो गया, है ना। किसके अंदर, ये किसके अंदर होगा, एब्सेंस वाला होता है ईस्ट के अंदर। ईस्ट देखा आपने क्या होता है, ईस्ट होता है जब आप केक बेक करते हैं ना, तो केक आप क्या, जब केक खाते हैं आपने कभी देखा होगा, केक में क्या होता है, छोटे छोटे बबल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत फ्लफी सा होता है, सॉफ्ट सा होता है, दब जाता है। जैसे कि ब्रेड होती है, ब्रेड में क्या होता है, बीच में छेद छेद होते हैं, तो वो क्या होता है, उसको बनाने के लिए, उसके जो छेद छेद है इनको ऐसे फ्लफी सा बनाने के लिए ईस्ट डाली जाती है उसके अंदर। ईस्ट क्या करती है, ईस्ट करती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन ये होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो क्या करती है, खाने को खुद के तोड़ना स्टार्ट करती है, फर्मेंटेशन स्टार्ट करती है। फर्मेंटेशन में वो क्या करती है, जैसे कि आपने यहाँ पर केक बनाया, केक का बैटर था आपके पास इतने अमाउंट में, फिर जैसे ही आप इसके अंदर ईस्ट डालेंगे, यहाँ पे आपने ईस्ट डाली, तो ईस्ट क्या करेगी, इसके अंदर जाएगी और बैटर के वॉल्यूम को बढ़ा देगी। वॉल्यूम को कैसे बढ़ा देगी, वॉल्यूम इसलिए बढ़ा देगी, अंदर इसके गैस भर देती है जगह जगह पर, ठीक है। ऐसे तो दिखते हैं ना आपको, ब्रेड में होल्स दिखाई देते हैं, तो ये क्या करती है, जो आपका बैटर है उसके अंदर क्या भर देगी, होल्स भर देगी, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसके जो साइज होता है, यानी कि इसकी जो वॉल्यूम होती है बैटर की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखते ही ये करता कैसे, ये एयर इसके अंदर लाता कैसे है, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज टूटा पाइरुवेट में, अब ईस्ट के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, ईस्ट के अंदर जाके बनाता है वो इथेनॉल, ये होता है इथेनॉल। इथेनॉल में टूटता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, साथ में वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनाता है, 2 एटीपी। अब देखिए कितना अंतर है, यहाँ पे कितनी बन रही है, 38 एटीपी, यहाँ पे कितनी बन रही है, 2 एटीपी, यानी कि बहुत कम एनर्जी बन रही है। तो मैंने ये कहा था कि जो ऑक्सीजनेटेड या फिर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये कैसा एरोबिक, ये कैसा एनएरोबिक,
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, एनारोबिक में रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है वो काफी कम निकलती है। ठीक है, अब देखिए ईस्ट क्या करता है, यहाँ पर बैठा बैठा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, वो जब बैटर में जाएगा बिना ऑक्सीजन के क्या करेगा, अपने खाने को इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है, जो हमारे बैटर के अंदर जाकर फिल हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला। अब देखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। भाई लैक ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, कई बार क्या होता है, आपने देखा हो जो रनर्स होते हैं, है ना, या आप कभी अचानक से दौड़ लगाने लगो, तो अचानक से ऐसे दौड़ लगाते हो, कई बार कई लोगों के पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं, बहुत जोर से एकदम से पेन होने लग जाता है। तो वो पेन क्यों होने लग जाता है, वो पेन होने लग जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। जब आप भाग रहे हैं तो क्या हुआ, आपकी मसल्स वर्क ज्यादा कर रही हैं, आपकी मसल्स जब काम ज्यादा कर रही है तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आपका ब्रीदिंग रेट तो एक फिक्स ही होता है ना, इससे ज्यादा आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते। तो मसल्स में क्या हो जाता है, आपकी जो लेग की मसल्स होती हैं, उन मसल्स में क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जितनी उनको ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं पाती। तो उस केस में क्या होता है, जो ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है, वो पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में न टूट के लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। और ये एसिड क्या करता है, एसिड जैसे सेल्स में जाएगा, सेल्स में जाके एसिड हमारे क्या करता है, सेल्स में पेन करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारी लेग्स में पेन क्यों हो रहा है, इस लैक्टिक एसिड की वजह से। लैक्टिक एसिड के साथ साथ ये क्या बनाता है, 2 ATP, यानी कि कम अमाउंट में एनर्जी बना रहा है। बात समझ में आई। तो क्या देखा हमने, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे होगा, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुवेट में टूटेगा, विच इज अ कॉमन स्टेप फॉर बोथ, फॉर इवन फॉर 3 ऑफ देम। ठीक है, तीनों के लिए सेम रहता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुवेट में टूटेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। उसके बाद ये फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाएगा। पहला होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें 38 ATP बनेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें इथेनॉल बनेगा, 2 ATP बनेगी, और लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि लैक्टिक एसिड बनेगा, साथ में 2 ATP बनेगी। आई होप कि इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ह्यूमंस का रेस्पिरेशन। एक बार थोड़ा सा ना प्लांट्स के बारे में और पढ़ लेते हैं, प्लांट्स में क्या होता है। प्लांट्स में कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है प्लांट्स के रेस्पिरेशन में, आपको बहुत छोटी सी चीज देखने के लिए मिलेगी। देखिए, सबसे पहला तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपने बचपन से क्या पढ़ा है कि प्लांट क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन क्या प्लांट्स कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। तो हाँ भाई, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स ने जो एनर्जी बनाई है, जो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू एनर्जी बना रहे हैं, वो अपने लिए तो एनर्जी बना रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हो जाती है उसे तो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन बना तो वो अपने लिए ही रहे हैं, तो उन्हें भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। और जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, जब दिन में फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन चलता रहता है, तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो रेस्पिरेशन भी चल रहा है, साथ में क्या चल रहा है, फोटोसिंथेसिस भी चल रही है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस में चाहिए क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, दिन में प्लांट क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज करता रहता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। मेजर क्या निकालता है, मेजरली वो ऑक्सीजन निकालता है दिन में, क्योंकि वो दिन में क्या कर रहा है, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लेकिन अब क्या होता है, जब रात होती है तो रात में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, रात में फोटोसिंथेसिस पूरी तरीके से नहीं कर रहा। तो रात में क्या होता है, रात में वो ऑक्सीजन तो नहीं निकालते, साथ में क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। यानी कि रात में प्लांट्स का काम क्या है, रात में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। बात समझ में आई, निकालते तो वो दिन में भी है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की वजह से पता नहीं लगती। रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो क्या दिखती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई दिखती है। इसीलिए आपको कहते हैं ना, पहले टाइम पे कहते थे कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को पेड़ रेस्पिरेशन करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, तुम्हारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, ठीक है, नुकसान दे जाएगी। तो इतने आपने क्या देखा, ये पढ़ा हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे।